आइए हम आलोक धनवा द्वारा रचित कविता पतंग का अध्ययन करते हैं। हम सभी बचपन में पतंग उड़ाए हैं और बच्चों का पतंग से बहुत ही अत्यधिक लगाव होता है। पर इस कविता में कवि ने पतंग को कुछ अलग ढंग से ही प्रस्तुत किया है। अत्यधिक रोचक और मार्मिक वर्णन हमें देखने को मिलता है। कविता को पढ़ने से पहले धनवा जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। आलोक धनवा ये समकालीन कविता के कवि हैं, अत्यधिक चर्चित कवि हैं। इनका जन्म सन 1948 में बिहार में हुआ। इनकी साहित्यिक सेवाओं के कारण इन्हें बहुत पुरस्कार मिले, जिनमें राहुल सम्मान तथा भोजपुरी सम्मान अति प्रसिद्ध है। अगर हम समकालीन कविता को देखें तो उस पर धूमिल जैसे महान कवियों का भी नाम आता है, पर आलोक धनवा ने अपनी कविता से हिंदी कविता में एक अलग ही छाप को छोड़ा है, जो पतंग कविता को पढ़ते समय हम देखेंगे। पतंग कविता कुछ इस प्रकार। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा शरद आया पुलों को पार करते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। हम देखते हैं इसमें कवि ने बरसात के बाद जो मौसम में तेज़ बौछारें पड़ती हैं, यह बताते हुए चलता है कि वह अब समाप्त हो गई है। भादो बीत गया है और शरद ऋतु का सुंदर आगमन हो गया है। उस सुंदर आगमन में जो सुबह सुबह उगने वाला सूरज है, खरगोश की आँखों जैसी लालिमा लिए हुए उदय है। कवि ने बहुत ही सुंदर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए यह बताता है कि वह शरद ऋतु अपनी चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए, जोर से घंटी बजाते हुए, पुलों को पार करते हुए आ रहा है और वह बच्चों के झुंड को बुलाता है तथा वह कहना चाहता है कि शरद ने आकाश को इतना मुलायम बना दिया है कि जो रंग बिरंगे पतंग हैं वो बहुत आसानी से उस आसमान में उड़ रहे हैं और मानो प्रतीत होता है जैसे रंग बिरंगी तितलियाँ दिखाई दे रही हैं। कवि ने इस पूरे प्रसंग में बिंबात्मक शैली का सुंदर वर्णन किया है। बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन है। मानवीकरण अलंकार मुख्य रूप से इसमें उभर कर आया है। उपमा, अनुप्रास, श्लेष, पुनरुक्ति का सुंदर प्रयोग दिखाई देता है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेग भरते हुए चले आते हैं ढाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक,
उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर की संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। कवि कहता है कि बच्चों का शरीर बहुत ही कोमल होता है। ऐसा लगता है मानो कपास की नरमी, लोच आदि लेकर वे बच्चे पैदा हुए हैं। उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी लालायित रहती है। दौड़ते समय मकान की छतें भी उन्हें कठोर नहीं लगती। वे अपने पदचापों की ध्वनियों से सभी दिशाओं को गुंजयमान करते हैं तथा न ही उन्हें पतंग उड़ाते समय किसी प्रकार का डर लगता है। उनका सारा ध्यान पतंग को उड़ाने में ही केंद्रित रहता है, मानो उस पतंग के सहारे वे ऊंचाइयों को छू लेंगे। इसमें कवि ने बच्चों की चेष्टाओं का मनोहारी वर्णन किया है। खड़ी बोली का भावानुकूल सहज अभिव्यक्ति है और पतंग को कल्पना के रूप में चित्रित किया गया है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। वे यहाँ बच्चों के लिए है। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई जाती है उनके पैरों के पास। कवि प्रस्तुत प्रसंग में कहते हैं, आकाश में अपने अपने पतंगों को देखकर बच्चे बहुत ही प्रसन्न होते हैं तथा वे भी उस आकाश में उड़ रहे होते हैं। उनके शरीर के रोएं संगीत उत्पन्न कर रहे हैं तथा यदि उन्हें लगता भी है जैसे कि कभी वो छत से गिर जाएंगे, परंतु अपने लचीलेपन के कारण वे बच जाते हैं। उस समय उनके शरीर का पूरा भय समाप्त हो जाता है तथा और उत्साहित व प्रेरित होकर वह पतंग को उड़ाने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। बच्चों, इस कविता से हमें सीख मिलती है कि कभी भी यदि हमें असफलता का भय सताए तो हम इस डर से ना आगे बढ़ें कि हम असफल हो जाएंगे। हमें प्रयास सतत प्रयास करना चाहिए तथा अपने मन के आशा, इच्छा, आकांक्षा को मजबूती से पकड़े हुए उस पतंग की भांति आसमान में उड़ना चाहिए। धन्यवाद।